भारत की आज़ादी की लड़ाई, इसकी कहानी में ना कई रास्ते थे और कई अलग-अलग विचारधाराएं भी थीं। पर एक रास्ता ऐसा था जो बातचीत से नहीं बल्कि बल्कि सीधे एक्शन से अपनी मंजिल लिखना चाहता था। तो आज की कहानी है उस शख्स की जिसकी आंखों में क्रांति की आग थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पता क्या किया? देश से बाहर जाकर एक पूरी फौज खड़ी कर दी। जी हां, ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी अमर आजाद हिंद फौज की। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था, एक ऐसी ललकार जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे हजारों हिंदुस्तानियों की रगों में जैसे लावा दौड़ा दिया और उन्हें अपनी मातृभूमि पे मर मिटने के लिए तैयार कर दिया। ये तारीख और ये जगह इतिहास में दर्ज है। यही वो पल था जब नेताजी ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी, अपनी आईएनए के सामने ये ऐतिहासिक शब्द कहे थे, और यही शब्द उस जंग का प्राण मंत्र बन गए, जिसका बस एक ही मकसद था, दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराना, भारत की पूरी आज़ादी। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर जो इंसान कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचा, जिसमें आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हीरो बनने की पूरी क्षमता थी, वो आखिर क्यों देश छोड़कर क्रांति के इस मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ा? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। बोस का सफर ना हमेशा ही लीक से हटकर था। सोचिए, उस जमाने की सबसे बड़ी नौकरी आईसीएस, उसको लात मारकर देश सेवा में कूद पड़े। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी से विचारों का मतभेद हुआ तो वो पद भी छोड़ दिया। बोस का ये विश्वास एकदम पक्का हो चुका था कि अंग्रेजों से आजादी वो मांगी नहीं जाएगी, वो छीनी जाएगी। और बस इसी छीने के साथ 1941 में वो अंग्रेजों को चकमा देकर अपनी ही नजरबंदी से फरार हो गए। और यहीं से इस कहानी का सबसे रोमांचक, सबसे साहसिक अध्याय शुरू होता है। बोस का मिशन एकदम साफ था, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अंग्रेजों के दुश्मनों से हाथ मिलाने को तैयार थे, ताकि भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बना सकें। आप बस कल्पना करके देखिए, ये यात्रा कितनी अविश्वसनीय रही होगी। पहले जर्मनी जाकर हिटलर से मिलना, फिर एक जर्मन सबमरीन में बैठकर हजारों मील का सफर तय करना, और तो और बीच समुंदर में एक जापानी पनडुब्बी में शिफ्ट होकर सिंगापुर पहुंचना, ये उनके फौलादी इरादों का पक्का सबूत था। सिंगापुर में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने उन्हें आईएनए की कमान सौंपी और नेताजी ने इसे आज़ाद हिंद फौज का नाम देकर इसमें एक नया ही जोश भर दिया। और जानते हैं, ये कोई प्रोफेशनल सेना नहीं थी, ये एक जज्बे की सेना थी। इसमें एक तरफ तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वो सैनिक थे जिन्हें जापान ने युद्ध में बंदी बनाया था, और दूसरी तरफ मलाया, सिंगापुर, बर्मा में बसे आम हिंदुस्तानी व्यापारी, मजदूर, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी जान, सब कुछ आज़ादी के नाम कर दिया था। ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, कमाल का दांव। बोस ने सिर्फ सेना नहीं बनाई, बल्कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी, यानी भारत की पहली निर्वासित सरकार। इस एक कदम ने आईएनए को बागियों की फौज नहीं, बल्कि एक आज़ाद मुल्क की सेना बना दिया, और इस सरकार को जापान, जर्मनी समेत दुनिया के 9 देशों ने मान्यता भी दी। अब जरा इस सेना के ढांचे को देखिए। इसमें बोस की दूरदृष्टि साफ झलकती है। ब्रिगेड के नाम गांधी और नेहरू के नाम पर भी थे। ये क्या बताता है? यही कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह थे, लेकिन देश के नायकों का सम्मान अपनी जगह। और सबसे क्रांतिकारी चीज थी रानी झांसी रेजिमेंट। ये एशिया की पहली महिला लड़ाकू यूनिट थी, जिसकी कमांड डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। सोचिए जरा, उस दौर में ये महिला सशक्तिकरण की कितनी बड़ी मिसाल थी। तो सरकार बन गई, सेना तैयार थी। अब बस एक ही लक्ष्य था, एक ही धुन थी और एक ही नारा था, दिल्ली की ओर बढ़ना और भारत की जमीन पर आजादी का परचम लहराना। ये महज एक नारा नहीं था, ये एक युद्ध घोष था। ये वो आवाज थी जो बर्मा के घने जंगलों से उठी और जिसने अंग्रेजी साम्राज्य के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। हजारों सैनिक बस इसी एक लक्ष्य के साथ भारत की सरहद की ओर बढ़ चले। और शुरुआत तो शानदार रही। आईएनए के जांबाज सैनिक जापानी सेना के साथ मिलकर कोहिमा और इम्फाल तक पहुंच गए। मणिपुर के मोइरांग में जब कर्नल शौकत अली मलिक ने तिरंगा फहराया, वो एक ऐतिहासिक पल था। सालों बाद भारत की धरती का एक टुकड़ा आजाद हुआ था। इससे पहले ही जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कंट्रोल भी नेताजी की सरकार को सौंप दिया था,
जिन्हें उन्होंने शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। इम्फाल और कोहिमा की भयानक लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना ने बहुत मजबूती से जवाबी हमला किया। ऊपर से मॉनसून की जबरदस्त बारिश और रसद की कमी ने आईएनए के कदम रोक दिए। हजारों सैनिकों की शहादत के बाद सेना को पीछे हटना पड़ा। देखा जाए तो सैन्य लिहाज से दिल्ली चलो का सपना अधूरा रह गया। तो क्या आईएनए की लड़ाई बेकार चली गई? क्या सैन्य हार ही सब कुछ थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजाद हिंद फौज की असली जीत तो जंग के मैदान के बाहर होनी थी, युद्ध के खत्म होने के बाद। अंग्रेजों ने सोचा कि आईएनए के पकड़े गए सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाकर वो पूरे देश को एक सबक सिखाएंगे। उन्होंने प्रतीक के तौर पे 3 अधिकारियों को चुना, एक मुस्लिम शाहनवाज खान, एक हिंदू प्रेम सहगल और एक सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। लेकिन अंग्रेजों का ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जिन 3 सैनिकों को वो देशद्रोही साबित करना चाहते थे, वो रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। पूरा भारत धर्म और राजनीति सब कुछ भूलकर अपने इन सिपाहियों के साथ आकर खड़ा हो गया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। लाल किले के मुकदमों ने वो कर दिखाया जो शायद आईएनए की सैन्य जीत भी ना कर पाती। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। जब रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तब अंग्रेजों को ये बात साफ समझ आ गई कि अब वो भारतीय सैनिकों के भरोसे भारत पर राज नहीं कर सकते। आज़ादी की सुबह अब बस सामने ही थी। आज़ाद हिंद फौज की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनका दिया हुआ अभिवादन जय हिंद आज़ाद भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन गया। ये उनकी लड़ाई की वो अमिट छाप है जो हमें याद दिलाती है कि आज़ादी के संघर्ष का हर रास्ता, हर एक कुर्बानी बहुत मायने रखती है। सुभाष चंद्र बोस का अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य है, पर उनकी विरासत, वो तो शीशे की तरह साफ है। भले ही उनकी फौज दिल्ली नहीं जीत पाई, लेकिन उनके सैनिकों की शहादत और लाल किले पर हुए उन मुकदमों ने अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतिहास सिर्फ जीतने वाले लिखते हैं, या वो लोग भी लिखते हैं जो